जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय अफान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले आप सभी का सोशल साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र 2025 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, उसका हम लोग डिस्कस करने वाले। और यहाँ से बच्चों फिक्स है कि एक दो क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों हर बार मॉडल पेपर से क्वेश्चन आया जाता है, वहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डायरेक्ट सेम का सेम इसी तरह क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब मॉडल पेपर इसीलिए निकाला जाता है क्योंकि उसी से आप सभी का क्वेश्चन सेम उसी तरह का पैटर्न पे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ताकि आप लोग को देख के उसे हेल्पफुल मिले। तो इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले आप सभी का सोशल साइंस का सेट 1 जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट किए तो आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला हम लोग क्या देखने वाले, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और ये बच्चों आपका 2 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करने वाले 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्या बच्चों, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद या देश प्रेमी, ठीक है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो राष्ट्रवाद राष्ट्र एक के प्रति प्रेम और लगाव एक ही भावना है। क्या बच्चों, राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम और लगाव एक भावना है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक संस्कृति और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता का एक भावना है। क्या बच्चों, हमारे देश में राष्ट्र में भौगोलिक जो जोग्राफिक है, उसके बाद सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता का क्या है बच्चों, भावना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों 2 में देखिए क्या पूछा है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था बच्चों, तो साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए गठित किया गया था। इसका गठन 1927 में किया गया था और इसका नाम इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन कमीशन के साइमन के नाम पर रखा गया था। तो इसका क्यों गठित किया था बच्चों, तो ये संवैधानिक सुधारों के लिए गठित किया गया था। और कब किया गया था बच्चों, तो 1927 में किया गया था। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा पॉइंट। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में आप सभी से क्या पूछा गया, मानव निर्मित संसाधनों के 5 उदाहरण दे। ठीक है, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड बाय रिसोर्सेस। तो आपको 5 ऐसा एग्जाम्पल देना बच्चों जो मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो वाहन मानव द्वारा बनाया गया है, इंसान द्वारा, इमारत, कपड़ा, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, मशीन, ये सारा क्या है बच्चों, आप सभी का मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, और कुछ बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा मानव निर्मित संसाधन और क्या आपके आसपास में जो, वही आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए 34 में क्या है, जैव विविधता क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक में अनेक जीव पाए जाते हैं। ठीक है, नेचर में बच्चों बहुत सारा जीव पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं, एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जीवों में विभिन्नता, जीवों में जो अलग अलग है बच्चों, जीव विभिन्नता ही जैव विविधता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में आप सभी से क्या पूछा गया है, सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं। तो सामुदायिक सरकार एक भाषीय समुदाय के लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है तथा इसके पास कई मुद्दों से संबंधित शक्तियां होती है, जैसे सांस्कृतिक, भाषी, शैक्षिक, ये सब अधिकार होता है किसके पास, सामुदायिक सरकार के पास। ठीक है, ये सभी बच्चों आप सभी का 2 मार्क्स का है, तो इतना लिख दीजिएगा, आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ से 1 नंबर आप सभी का नहीं कटने वाला है। ठीक है, इसके बाद बच्चों 36 में क्या है, शहरीकरण किसे कहते हैं। तो किसी गांव का शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। यानी बच्चों ऐसा क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या है, शहर में बदलने लगा, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शहरीकरण हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में आप सभी से क्या पूछा गया है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज पर कैपिटल इनकम। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं एवरेज इनकम। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, प्रति व्यक्ति आय, जब देश की कुल आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे हमें प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, यानी बच्चों देश का कुल आय, ठीक है, देश का कुल आय को कुल जनसंख्या से जो भाग देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रति व्यक्ति आय है बच्चों, उसे औसत नाम से भी हम लोग जाना जाते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में आप सभी से क्या पूछा गया है,
बाजार का अर्थ क्या है, ठीक है, यानी बच्चों मार्केट क्या होता है, व्हाट इज मार्केट। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के अनुसार बच्चों बाजार शब्द से अभिप्राय किसी विशेष स्थान से नहीं है, बल्कि ऐसे क्षेत्र जहां किसी वस्तु के सारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सामान्य अर्थ में बाजार ऐसे अभिप्राय उस स्थान से होता है जहां क्रेता और विक्रेता वस्तु का सौदा करने के लिए किसी जगह एकीकृत होते हैं, ठीक है, एकत्रित होते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में, और ये बच्चों 39 आप सभी का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, ये आपका 3 मार्क्स का है। कितना बच्चों, 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो पहला क्या बच्चों, कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का वर्णन करो, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया था और कृषि क्षेत्र में इससे अछूत नहीं रहा। कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, ठीक है। तो क्या क्या प्रभाव बच्चों, तो पहला प्रभाव हम लोग देखते हैं, फसल की मांग में वृद्धि। फसल की मांग क्या हो गया बच्चों, वृद्धि हो गया, यानी बढ़ गया था, ठीक है, फसल का डिमांडेड ज़्यादा हो गया था। युद्ध के दौरान सैनिकों और आम जनता के लिए खाद्यान्न की मांग अत्यधिक वृद्धि हुई। इससे कृषि उत्पादनों में कीमत बढ़ी और किसानों की आय में वृद्धि हुई। दूसरा में क्या बच्चों, कृषि क्षेत्र में निवेश। युद्ध के दौरान सरकारों ने कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश यानी इन्वेस्ट किया ताकि खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया जा सके। अधिक से अधिक निवेश किया ताकि क्या कर सके बच्चों, किसान अपना ज़्यादा अनाज लगा सके और अनाज में वृद्धि कर सके, ठीक है। तीसरा में क्या बच्चों, नई फसलों का विकास, ठीक है। तो युद्ध के दौरान खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए नए प्रकार की फसलों को विकसित किया गया। नए नए प्रकार की फसलों का भी क्या किया गया बच्चों, विकास किया गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, मुद्रण इतिहास में गुटेनबर्ग प्रेस की भूमिका का चर्चा कीजिए, ठीक है। मुद्रण इतिहास में एक गुटेनबर्ग प्रेस है, ठीक है, उसका भूमिका को हम लोग चर्चा करने हैं, उसका भूमिका क्या क्या था, ठीक है। तो पहला क्या बच्चों, जिसका पूरा नाम क्या है, योहान गुटेनबर्ग एक जर्मन सुनार तथा अन्वेषक था जिसने यूरोप में चल प्रकार की मुद्रण तकनीकी की खोज किया था। यूरोप में क्या किया था बच्चों, वो चल प्रकार की मुद्रण की तकनीकी की खोज किया था, ठीक है। गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पला बड़ा हुआ था। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरन की मशीनें देखता आया था। बाद में उसने पत्थर और पॉलिश करने की कला सीखी, फिर एक कुशल सुनहार बन गया और शीशे को इच्छित आकृति में रगड़ने की में विशेष प्राप्त की जिसमें टूम छल्ले बनाते थे, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है, टूम छल्ले एक प्रकार के सस्ते व निम्न आभूषण होते थे, यानी आभूषण उसका कम होता था, ठीक है। उसने अपने ज्ञान और अनुभव का प्रयोग अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग मशीन का प्रतिदर्श बना और साँचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृति को गढ़ने के लिए किया गया। उसने पहली पुस्तक बाइबिल बनाया। कौन सा बनाया बच्चों, बाइबिल। तो यहाँ से आपको पूछेगा तो कौन सा पहला पुस्तक बनाया था, तो बाइबिल छापी जो 42 पंक्तियों में था। कितना था बच्चों, 42 पंक्तियों में था, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में हम लोग देखते हैं क्या है, वन संरक्षण का उपायों में वर्णन करें, ठीक है। वनों की कटाई को नियंत्रण करें। वनों को काटने और वृक्षरोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए, यानी जितना वन हम लोग काट रहे बच्चों उतना वृक्षरोपण उतना वृक्ष भी होना चाहिए, उसका अनुपात जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बच्चों, वनों को आग से बचाने के लिए निरीक्षित गिरा और अग्निरक्षक पथ बनाएं। वनों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक दवा का छिड़काव करें और वनों को महत्व के बारे में जानना जागरूकता बढ़ाए। यानी बच्चों देखे होंगे आप लोग, अगर खेत आपके यहाँ, यानी समझ लीजिए आपके यहाँ जंगल है, वहाँ पे आप सभी का खेत है, तो इतना क्या करता है, जब यहाँ जो पेड़ पौधा रहता है उसको काट के हम लोग क्या बना देते, खेत बना देते। तो वहाँ क्या है, सारा क्या हो गया, वन कट गया, जिससे क्या होगा, नुकसान होगा। इसलिए क्या करना है, वनों के महत्व के बारे में आदमी को जागरूकता करना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो मोटे अनाज से बच्चों क्या तात्पर्य है, मोटे अनाज या मिलेट्स ऐसे अनाज है जिनमें चावल या गेहूं की तुलना में अधिक चोकर और रेशे होते हैं। ये अनाज पोषक तत्वों भरपूर होते हैं और कई स्वस्थता लाभ प्रदान करते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में मोटे अनाज का उदाहरण, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जौरा एक रोटी, पराठा या दही के साथ खाया जा सकता है। यह प्रोटीन और आयरन का
अच्छा स्रोत है। यह क्या करता है बच्चों, प्रोटीन और आयरन, ठीक है, आयरन मतलब Fe आपको ज़्यादा यहाँ से मिलता है। इसके बाद बच्चों देखिए बाजरा एक का इस्तेमाल खिचड़ी, दही या रोटी बनाने में किया जाता है। यह कैल्शियम और फाइबर में भरपूर से भरा होता है, ठीक है, यानी उसमें पूरा भरपूर भरा होता है, कैल्शियम सी और फाइबर आपका भरा हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 43 में आप सभी से क्या पूछा गया है, लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, क्यों है बच्चों, विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, राजनीतिक व्यवस्था अस्थायी के लिए अच्छा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, उसके बाद सत्ता का केंद्रीयकरण रोकता है और विभिन्न विचारों का एक मंच पर लाता है, जिससे समाज में संतुलन और स्थिरता बनाई रहती है। इसके बाद 5 पॉइंट में क्या लिख लीजिएगा आप लोग, सत्ता एक हाथ में केंद्रीय होने और दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलती है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, जातिवाद से दुष्प्रभाव क्या है, ठीक है। जातिवाद एक जटिल सामाजिक समस्या है जो समाज के हर पहलुओं को प्रभावित करती है। इसके कई गंभीर दुष्प्रभाव है। पहला हम लोग क्या पॉइंट में लिखेंगे बच्चों, समाज में दरार, ठीक है, समाज में दरार। जातिवाद समाज को विभिन्न जातियों में बांटता है, जिससे उनके बीच दूरियां बढ़ती है और एकता कमजोर होता है। जैसे बच्चों जैसे ST OBC, उसके बाद क्या है महातो, ये सारा अगर क्या रहा, जाति में बढ़ रहा है, महातो मियाँ ये सब क्या हो रहा है, जातियों में बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, एकता कम होता है। क्या होता है, एकता कम होता है, ठीक है। दूसरा में क्या है, असमानता उच्च, ठीक है, असमानता उच्च जाति के लोग अधिक अधिकार और सुविधा मिलती है, जबकि निम्न जातियों के लोगों को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना होता है। यानी जो उच्च जाति है बच्चों और जो नीच जाति है उनके साथ बहुत अत्याचार होता है। जैसे ST SC के साथ क्या होता है, जो जनरल कास्ट वाले हैं उन लोग बहुत अत्याचार पहले करता था, ठीक है। फिर बाबा साहेब का संविधान बना, उसके बाद अत्याचार कम होने लगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट में क्या बच्चों, विश्वास की कमी। जातिवाद के कारण लोगों के बीच अविश्वास और शत्रु बढ़ती है, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है। उसमें जातिवाद होने के कारण बच्चों विश्वास भी अब नहीं रखने लगा, ठीक है। बहुत लोग बोलता है कि वो जाति पर भरोसा मत करना, ये जाति पे भरोसा मत करना, ऐसा आप लोग जरूर सुनेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 45 का जो आप लोग देख रहे हैं VVI क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर में भी है, ये आने का काफ़ी ज़्यादा संभावना, क्योंकि बच्चों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट करें, ठीक है, चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य स्पष्ट करना है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है जो भारत में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला, निर्वाचन का आयोजन, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का आयोजन कराना, यह इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद बच्चों दूसरा में क्या है, मतदाताओं सूची का रखावा, ठीक है, मतदाता सूची का निर्माण करना, ये भी उसी का काम है, निर्वाचन आयोग का। उसके बाद क्या, निर्वाचन प्रक्रिया का निरीक्षण, चुनाव प्रक्रिया का निरीक्षण कराना और सुनिश्चित कराना है कि यह निष्पक्ष और स्वतंत्र हो, यानी कोई उसमें घपलाबाजी ना हो, यानी छेड़छाड़ कुछ ना हो, ठीक है, निष्पक्ष चुनाव हो। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में आप सभी से क्या है, इंटरनेट से क्या लाभ हो रहा है। आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं बच्चों, तो आपका इंटरनेट से क्या लाभ हो रहा है, बस वही आप लोग को यहाँ से लिखना है। तो इंटरनेट से हमारे जीवन को कई तरह से बदल दिया है और हम कई लाभ पहुँचाए हैं। आइए कुछ प्रमुख लाभों के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर किसी भी विषय पर जानकारी उपलब्ध है। आप कुछ ही क्लिक में किसी भी विषय पर लेख, वीडियो और अन्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, पा सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट में आप लोग क्या लिख दीजिएगा, इंटरनेट ने शिक्षा और को आसान और सुलभ बना दिया है। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम घर बैठे ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बच्चों आप लोग अभी बैठ के देख रहे हैं मेरा वीडियो, ये क्या, इंटरनेट से आप कर रहे हैं ना बच्चों, तो ये है आपका इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट ने दुनिया को एक छोटा सा गांव बना दिया है। आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से वीडियो कॉल या सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर सकते हैं। जैसे बच्चों सोशल मीडिया से बात करने क्या आपके पास व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टा, फेसबुक, ये सभी है, ठीक है। तो ये आप सभी का इंटरनेट से होता है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये बच्चों आप सभी का 5 नंबर का पूछा जाएगा। कितना बच्चों, 5 नंबर का पूछा जाएगा। SST में बहुत लिखना होता है बच्चों, आप लोग को जगह वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा
आप लोग समझ कर लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्या बच्चों, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। और ये बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या बच्चों, 18वीं शताब्दी में जर्मन अनेक राज्यों पर्सियों, बावेरियों और सेक्सानी आदि में बांटा हुआ था, इसलिए इसका आर्थिक विकास बहुत धीमा था। राष्ट्रीय चेतना की जागरूकता होने पर जर्मनी के विभिन्न राज्यों के लोगों ने एकीकरण की मांग करना आरंभ यानी शुरू कर दिया। 1815 ईस्वी में जर्मन के राज्यों को ऑस्ट्रिया के साथ मिलाकर एक जर्मन महासंघ का स्थापना की कोशिश की गई। 1848 में इनमें से बहुत सा राज्य में विद्रोह हुआ, ठीक है। बहुत सारे इसमें क्या हो गया, विद्रोह हो गया। लोगों ने वहां के शासकों को संवैधानिक सुधार करने तथा जर्मनी का एकीकरण करने के लिए विवाद किया, ठीक है। इस उद्देश्य के लिए फ्रैंकफर्ट का एक राष्ट्रीय पार्लियामेंट बुलाई गई, जिससे संवैधानिक निर्माण का कार्य सौंपा गया। परंतु इस पार्लियामेंट को ऑस्ट्रिया के विरोध के कारण सफलता नहीं मिली थी, इसलिए इसके साथ दमन चक्र आरंभ हो गया और बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों देश छोड़कर भागना पड़ा और अज्ञातवास करना पड़ा था, ठीक है। तो ये आपका था जर्मन एकीकरण का आंदोलन का प्रमुख स्रोत, ठीक है। अब बात करने वाले बच्चों 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव का विश्लेषण करना। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस आंदोलन में भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाई गई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट की भावना पैदा की गई। असहयोग आंदोलन के महत्व, इस आंदोलन में बच्चों अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन को चुनौती देने का एक नया दिखाया था। क्या बच्चों, अहिंसा, बिना लड़ाई झगड़ा का, ठीक है। दूसरा में क्या है बच्चों, असहयोग आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों का सामुदायिक लोगों ने भाग लिया था, यानी सभी कास्ट में उसमें भाग लिया था बच्चों, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बच्चों, असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी का प्रचार किया गया, जिससे भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिला। असहयोग आंदोलन के प्रभाव, ठीक है, क्या इस आंदोलन में ब्रिटिश पर काफ़ी दबाव डाला और उन्हें अपनी नीतियों पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर हुआ। क्या हुआ था बच्चों, वो अपने उसके पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डाला गया, ठीक है, दबाव। उसके बाद वो जो अपना नियम बनाया था, नीति बनाया था, उसको पुनः विचार करने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद क्या, स्वदेशी प्रचार के कारण भारतीय उद्योग का विकास हुआ था, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 49 जो 5 नंबर में 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो क्या है पहला क्वेश्चन 49 में, बहुउद्देशीय परियोजना की भूमिका को देश के विकास के संदर्भ में समझाइए। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का उदाहरण लेकर इसके विभिन्न घटकों को और लाभ का वर्णन करें, ठीक है। क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना होती है जिनका उद्देश्य एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करना होता है। ये परियोजना आमतौर पर नदियों पर बनाई जाती है और इनके माध्यम से सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, उद्योग को पानी का आपूर्ति, मछली पालन और आदि जैसे कई उद्देश्य को पूरा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या है, देश के विकास के लिए बहुउद्देशीय परियोजना का क्या महत्व है, ठीक है। तो सिंचाई, ये परियोजना कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देती है और खाद्य उत्पादन में वृद्धि, यानी बच्चों बहुउद्देशीय नदी, कोई भी क्या बच्चों नदी है, उसमें हम लोग क्या कर दिए, छोटा सा बांध बना दिया। अब वहाँ पे पानी क्या हो गया बच्चों, स्थिर हो गया, वहाँ से सिंचाई कर सकते, क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, जो कृषि क्षेत्र में हम लोग उपलब्ध कर सकते हैं। अब उससे क्या होगा, उत्पादन में हम लोग को वृद्धि होगा। बिजली उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन के माध्यम से किसी देश का ऊर्जा में ज़रूरत को पूरा करने में मदद। जब विद्युत जल से क्या हम लोग बनाने लगे बच्चों, बिजली उत्पादन करने लगे, ठीक है। उसके बाद क्या है 3 में, बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ से होने वाला नुकसान को कम करने के लिए लोगों को संपत्ति को सुरक्षा। अब बाढ़ आने लगा बच्चों, उसके कारण हम लोग क्या कर दिए, डैम बनाने लगे ताकि वहाँ से पानी स्थिर हो, ताकि पानी को बाहर नहीं एक साथ जमा हो, ठीक है। दामोदर, जिसका एक उदाहरण क्या बच्चों, दामोदर घाटी परियोजना एक उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है दामोदर घाटी परियोजना का महत्व। तो दामोदर घाटी परियोजना भारत के सबसे पुरानी और सफल बहुउद्देशीय परियोजना में से एक है। दामोदर घाटी परियोजना के प्रमुख घटक बांध, तिलैया, मेथन, कोनार और पचेत जैसे कई बांधों का निर्माण किया गया है। ये बांध बाढ़
के पानी को रोकने और सिंचाई के लिए पानी संग्रहित करने का काम करता है। क्या करता है बच्चों? पानी को एक जगह जमा करने का काम करता है और सिंचाई को बढ़ावा देने में काम करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अब हम लोग 50 नंबर का क्वेश्चन बात करने वाले, जो आपके 5 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपके 5 मार्क्स का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या है? संघीय सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? संघीय सरकार की मुख्य विशेषता निम्न है। यहाँ संगीत में लिखिएगा। ठीक है, संघीय सरकार की मुख्य विशेषता निम्न है। पहला क्या है बच्चों? राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। दूसरा क्या है? अधिकार विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांटे जाते हैं। उसके बाद क्या है? निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार के सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों? सरकार की शक्ति का शासन विभिन्न स्तरों में बांटी जाती है। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपका है, तो 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। सॉरी बच्चों, 52 टोटल क्वेश्चन। ठीक, तो 51 में देख लेते क्या है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका, कार्यों की चर्चा करें। तो क्या है? राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो एक जैसे विचार रखते हैं और देश के विभिन्न समस्याओं पर एकमत होते हैं। जैसे राजनीतिक दल का नाम दिया जाता है, जिसे राजनीतिक दल का नाम दिया जाता है। ठीक है, राजनीतिक दल का उदाहरण देख लेते क्या है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक मत जिताने में प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोग प्रयास लिख लीजिएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद सी में क्या बच्चों? राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों? डी में लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रचार के विभिन्न साधनों द्वारा जनता को जागृत पैदा करती है। इसके बाद ये टोटल बच्चों लास्ट 52 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है आप सभी से? भारत में पाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों को विस्तारित विवरण दीजिए। ठीक है, तो क्या? ग्रामीण सड़कें भी बहुत प्रकार का होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो सीमेंट से बना होता है उसको हम लोग ग्रामीण सड़कें बोलते हैं। तो ग्रामीण सड़कें क्या है? ये सड़कें गांव के जिला सड़कों से जोड़ी होती है। ये ग्रामीण सड़कें प्राय कच्ची और संकीर्ण तथा भारी वाहन आयात के अनुपयुक्त होती है। इनका निर्माण एवं रख रखाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है, यानी आपके मुखिया द्वारा ये बनाया जाता है। इसके बाद बच्चों जिला सड़कें, ये सड़कें बड़े गांव एवं कस्बों से एक दूसरे से होता है, जिला का मुख्यालय से जुड़ती है। ये अधिकांश कच्ची होती है। इनका निर्माण एवं रख रखाव जिला परिषद या संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। इसका जो देखभाल है बच्चों, ये जिला परिषद किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या बच्चों? प्रांतीय राजमार्ग। ठीक है, क्या है? ये एक राज्य के भीतर व्यापारिक एवं सवारी यातायात के प्रमुख आधार होते हैं। ये राज्य के प्रत्येक कस्बे को, राज्य के राजधानी, सभी जिला का मुख्यालय, राज्य के महत्वपूर्ण स्थलों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के संलग्न क्षेत्रों के एक साथ जोड़े हैं। इन राजमार्गों का निर्माण व रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। यार इसका कौन देखता है बच्चों? यानी मुख्यमंत्री, सीधा बोले तो राज्य सरकार। इसके बाद चौथा पॉइंट में आप लोग क्या लिख लीजिए? राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे देश के महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ने को काम करता है, यानी दिल्ली से मुंबई से लखनऊ, ये सब जो जोड़ने का रास्ता है, ये राज्य सरकार के राष्ट्रीय सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये राजमार्ग देश की चौड़ाई एवं लंबाई के अनुसार बिछाई गई है। ये राज्यों की राजधानी, बंदरगाहों और औद्योगिक खनन क्षेत्रों में राष्ट्रीय महत्व के शहरों को एवं कस्बों से जोड़ते हैं। ठीक, तो ये आपके टोटल बच्चों हम लोग 52 क्वेश्चन देखे जो आपके मॉडल पेपर का था। ठीक है, SST का मॉडल पेपर सेट 1 था। इससे बच्चों आपको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा बच्चों, सेम का सेम इसी तरह। तो इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में लिखकर याद कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों अब हम लोग देखने वाले आप सभी का साइंस का। ठीक है, उसका लिंक बच्चों आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइए, लिंक दिया होगा व्हाट्सएप चैनल को, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। और ये बच्चों PDF आप सभी का टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आसानी से आप लोग देख के लिख सकते हैं। ठीक, तो मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।